दिल्ली से प्रकाशित यह पुस्तक धरती पुत्र श्री फारूक सिंह शेखावत, जिसमें उनसे जुड़े अनेक संस्मरणों का यहाँ संकलन किया गया है। यह पुस्तक यहाँ मंचस्थ सम्माननीय अतिथि वृंद के कर्तव्यों द्वारा विमोचित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथियों के प्रति, मंच पर विराजमान अतिथियों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन करने के प्रति अनेक आभार एवं धन्यवाद। विधानसभा में 29 वर्ष की उम्र में विधायक बनने वाले उस युवक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा पहली विधानसभा में। तो मैंने सन 1952 से 1957 तक जो विधानसभा की प्रोसीडिंग थी उनका अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि 22 रजवाड़ों को मिलाकर जो राजस्थान बना था उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट, जागीरी उन्मूलन से संबंधित सारे कानून में कई सामाजिक मुद्दों पे जो कानून बने, उन सब में अगर किसी व्यक्ति का, किसी विधायक का मुखर स्वर उभर के आता तो वो उस युवा विधायक का था जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ के एक विजन के साथ में और विधानसभा में प्रवेश किया था। तो उनके भाषण जो है वो आपके पढ़ने लायक हैं। मैंने उन सभी महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन करके और उन्हें उपराष्ट्रपति भवन में पेश किया। वो बोले क्या है? मैंने कहा सर मेरे जन्म से पूर्व के आपके भाषण है। तो उन्होंने 2-4 दिन उनको पढ़ के और वो स्वयं में मेरा जो ऑफिस था पीछे उसमें पधार गए हाथ में फाइल लेके और वहाँ सोफे पे विराज गए और फिर बोले यार तुम तो मेरी बहुत सी यादें ताज़ा कर दी। फिर वो बताने लगे कि किस तरह से जो पहला चुनाव हुआ तो उसमें ऊँट पे चढ़ के हम गांव-गांव जाते, गांव में प्रचार करते, वहाँ निर्वाचन विभाग की एक गाड़ी आती, वो घोषणा करती, फिर वहाँ वोट पड़ते, फिर अगले गांव में जाते, कोपरा और ये गुड़, चना और मूंगफली साफ रखते, वही भोजन था, वही नाश्ता था। और 1 महीने में चुनाव संपन्न हुआ और वो लता रामगढ़ से विधायक चुनकर विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया। इसके साथ इन्होंने एक किस्सा भी सुना दिया कि मैं नया विधायक था, मुझे चौमू में मीटिंग करनी थी, तो मैंने स्वयं में सुबह चौमू जाके और मैंने तांगा किराया लिया, माइक लगाया और पूरी गली गली घूम के स्वयं प्रचार किया कि आज शाम को भैरव सिंह शेखावत का भाषण होगा, जरूर पधारें। और जब मैंने वहाँ भाषण दिया तो लोगों ने मुझे पहचान के कहा यार आप तो खुद ही दिन में प्रचार कर रहे थे यहाँ पर। उनके बारे में लोगों ने ये धारणा बना की बहुत कोशिश की कि उन्होंने प्रथम विधानसभा में जागीरी उन्मूलन कानूनों और उस वक्त के सबसे चर्चित भूस्वामी आंदोलन में समाज का साथ नहीं दिया। आप इस पुस्तक में इन दोनों विषयों पर सन 1953 से 1956 तक उनके द्वारा विधानसभा में दिए गए भाषणों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके द्वारा विधानसभा में दिए गए सुझावों पे यदि उस वक्त की सरकार मान लेती तो राजपूत समाज के गरीब किसानों की वह दुर्दशा नहीं होती जो उसके बिना हुई है। उनके विरुद्ध इस तरह किए गए दुष्प्रचार के बारे में सही तथ्यों को जनमानस के समक्ष पेश करने के लिए पुस्तक लेखन ही मुझे सबसे उपयुक्त माध्यम लगा और उसी परिणाम स्वरूप ये पुस्तक आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आम आदमी के उत्थान हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय शेखावत साहब के विचारों की इस पुस्तक का विमोचन भी जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत एक विजनरी लीडर जो जनता के जो आम आदमी एक विजनरी लीडर जो के करकमलों से होने जा रहा है, जिनमें आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की अद्भुत क्षमता है। सत्य भैरव सिंह जी तथा आपके प्रति श्रद्धा व अटूट विश्वास का ही परिणाम है कि पुस्तक विमोचन जैसे समारोह में ये अपार जन समूह साक्षी होने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं निश्चित भाव से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य के आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ तथा आज इस समारोह में पधारे हुए आप सभी अतिथिगण का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा कि आप सबने यहाँ पधार कर मुझे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय भारत।
अध्यक्ष पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, आपको एक चरणों में प्रणाम हम सबकी ओर से। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय मेघवाल साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नरपत सिंह जी राजवी, मेरे साथ मंत्री रहे हुए आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत, इस पुस्तक के लेखक और जो कई दिन पहले हमारे पास आके मेरे को ये पुस्तक की कॉपी देके गए थे। मैंने भी वही सोचा था जो आप लोग सोच रहे थे कि आईपीएस ऑफिसर और किताब लिखने चले, परंतु रियली मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस पुस्तक के अंदर उसको इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है। वैसे कर नहीं सकते क्योंकि भैरव सिंह जी का तो इतना विराट व्यक्तित्व है कि इनको समेट के आप किताब पे जितना लिख सकते थे उतना आपने किया है, परंतु ऐसा व्यक्तित्व और सब लोगों ने जिसने अभी भाषण दिया है सब ने उनके बारे में आप लोगों के सामने वो बात रखी है। मैं तो समझती हूँ कि एक हिस्सा ही था। मैं अभी राजपाल जी को यही कह रही थी, राजपाल जी अपन जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और अपन जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकें करते हैं तो एक अलग ही वातावरण होता है। आज ऐसा लग रहा है कि भैरव सिंह जी खुद ही हम लोगों के बीच में यहाँ हैं और ये परिवार इतने सारे लोगों को, 33 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और हम लोग सबको एक सूत्र में पिरोने का काम जो उन्होंने इतने सालों से किया, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग किसी एक दूसरे को या कोई सीरियस भाषण देने को यहाँ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनों के बीच में हैं और आज हम सब उनकी यादों के अंदर, आपने जो पुस्तक लिखी है उनकी यादों के अंदर सब बह गए हैं। भाई साहब, श्रीमती रतन कंवर साहब, पूर्व मंत्री और विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधिगण, मैं ये सब फॉर्मल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सब जिलों के महानुभाव, परिवारजन जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और इतनी संख्या में आप लोग सब आए हैं, ये सब भैरव सिंह जी का चमत्कार है। हम सब, आप सब एक एक उनके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ है तो दूर दूर से उनकी इस याद में आया है। आपके पुस्तक तो कहीं बहाना था, हम लोग सबको वो बहाना मिल गया कि सब लोग इकट्ठा होकर यादों का संस्करण करें। एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए उनकी याद करें। और आज आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया और हमारी ये आपकी किताब जो आपने लिखी है धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत, इस पुस्तक के विमोचन की जो समिति है उन लोगों ने मेरा नाम याद करके मुझे यहाँ बुलाया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतने विराट व्यक्तित्व के यादगार इतने बड़े कार्यक्रम में आपने मुझे याद किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सबको बहुत सारे धन्यवाद। बाबू साहब की याद तो सबको है, मैं भी इनको सबको बैठे बैठे यही कह रही थी, एक एक का रिश्ता अलग रखें। मेरी यादें अलग हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी यादें आपके सामने रख दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये कोई दो राय नहीं है कि राजमाता साहब ने तो मुझे राजनीति के अंदर वो तो लेके आई थी, परंतु आपको मैं ये सब बता दूँ कि इस जगह पे मैं नहीं होती अगर भैरव सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर एक अहम भूमिका निभाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं किया होता तो मैं नहीं समझती कि मुझे ऐसा मौका कभी मिलता या ऐसे खड़े होने का भी आप लोगों के बीच में ऐसा मौका मिलता। मुझे राजस्थान की राजनीति में अगर किसी ने लाया है, पॉलिटिक्स तो मुझे याद है, युवा मोर्चा और ये सब जो हम लोग करा करते थे, डांटते थे तो कहते थे आप लोग कुछ सीरियस लेते ही नहीं हो, वो तो बात बच्चों की थी, होता था, परंतु राजस्थान की सीरियस राजनीति के अंदर लाने का काम उन्होंने मुझे किया। और वो मेरे लोकल गार्डियन थे, समझो वो मेरे डेफिनेटली मेरे प्रेरणा स्रोत थे। कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आने लगा है कि एक अपने ही किस्म से मुझे अपना बहुत स्नेह उन्होंने मुझे दिया और मुझे
मुझे ही नहीं, हम लोग सब जो विधायक थे, हम सबको सिखाने का काम किया। हमको मझधार में नहीं छोड़ा। हमको ये नहीं कहा कि आप लोग सीख लो, समझ लो, विधायक बन गए हो, मालूम पड़ जाएगी। नहीं, उन्होंने एक एक को अलग अलग ले जाके, बिठा के, बात करके, समझा के, सिखाने का काम किया है। और आज मैं मानती हूँ कि मुझे ये ऐसे मौके मिले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझको आगे ले जाने का काम किया, मुझे सिखाने का काम किया, मेरा हाथ पकड़ के आगे ले जाने का काम किया। वो आज भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। मैं उनकी जो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला होती थी ना, उसमें के एक विद्यार्थी हूँ, परंतु मैं अकेले भी नहीं हूँ। मैं जैसे हमेशा कहा, इस राजस्थान के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो इसमें से सीखकर बाहर निकले हैं। शेखावत साहब ने मेरे को हमेशा ये कहा था कि देखो, जब राजनीति करते हो ना, तो राजनीति के अंदर कोई स्वाद, कोई बात रहती नहीं है जब तक उसको सेवा नीति के अंदर आप नहीं बदल दो। जब आप राजनीति को सेवा नीति के अंदर बदलने का काम करोगे, जब आप अपना सोच के नहीं दूसरे का सोचने का काम करोगे, जब आप गरीब आदमी का ध्यान देने का काम शुरू करोगे और मन से, दिल से आप उसमें लगोगे, तो आप ये समझिए कि तकलीफ जरूर पाओगे, परंतु आखिर में आपको कोई मात दे नहीं सकेगा। ये उन्होंने बार बार मुझे कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर जितनी बाधाएं आती हैं, जितना कठिन समय आता है, उतना ही व्यक्ति तपता है और मजबूत बनता है। आपने भी कहा इस बात को, सबने कहा है अपने अपने बातों के अंदर कि बहुत जरूरी है। और उन्होंने मेरे को बार बार ये बताया कि आप ये मत समझना कि आराम से आप ब्लैक बन गए हैं तो बहुत मजे ही मजे हैं। मजे नहीं है, ये तो एक शुरुआत है और आप तो तब इसमें से सक्सेस माने जाओगे जब आप लोगों के ध्यान भी करोगे, दुख और सुख को एक लाइन में लेने के लिए एक किस्म से सीख पाओगे और तब कर मजबूत बनोगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे परायों की भी पहचान बनती है और आप उसको समझने लगोगे, तभी इस राजनीति में आगे बढ़ पाओगे। मुश्किलें तो आती हैं और जब आती हैं तो सबसे पहले वो लोग हैं, और ये उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग हैं जो जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया है, वो सबसे पहले आपसे अलग होंगे। परंतु उन्होंने ये भी मुझे कहा कि इन सब की चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन रहता है, कौन जाता है, उससे क्या मतलब। आप खाली अपने रास्ते के ऊपर मजबूती के साथ चलते रहो और इस चीज़ की लड़ाई, जिस चीज़ के अंदर आपने बिल्कुल विश्वास रखा है, उस चीज़ की लड़ाई को आप लड़ते रहो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है कि लोगों की तकदीर आपने कैसे बदली, उसकी लड़ाई आपने कैसे लड़ी और इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए आपने क्या किया और किस तरीके से इस प्रदेश की तस्वीर को बदली। दूसरी चीज़ों के अंदर आप मत सोचो, ये तो सब चलता रहता है। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबान जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। चिंता मत करो। राजनीति के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, कभी विचलित नहीं हुए। वो उदाहरण थे हमारे सबके लिए। उनने ऐसा वक्त भी देखा, नरपत सिंह जी आप बैठे हो, जब उनको दुखी भी होना पड़ा। ऐसे वक्त थे जब वो भी आहत हुए। और मुझे याद है स्पेशली जब वो क्लीवलैंड गए थे इलाज के लिए, पीछे जब वो निकल गए थे यहाँ से, तब उनकी सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। 1996 की बात है। क्लीवलैंड में उनकी हार्ट की सर्जरी चल रही थी और जयपुर में उनकी सरकार को गिराने का ऑपरेशन चल रहा है। ये हम सबको मालूम था। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इनमें से बहुत सारे वो लोग भी थे जिनको उन्होंने खूब मदद की थी। हालांकि जो सरकार गिराने वाली ताकत थी वो तो कोई सफल तो हो नहीं सका, वो तो आप लोग सब जानते हो, इतिहास है। लेकिन भैरव सिंह जी इस घटना से दुखी जरूर हुए, और मैं कह रही हूँ
इमोशनली दुखी हुए। नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि बाकी राजनीतिक रूप में उनका किसी ने भी एक बाल बांका नहीं कर पाया, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। अभी तक कह रहे थे, मैं देखा करती थी जब मैं विधायक बन के आई, ये तो सब दोस्त सब दूर हैं। आपने तो बड़े बड़े नाम लिए, वो तो थे ही थे, वो तो बाद में चल के, परंतु जब विधानसभा के अंदर ऐसा कोई नहीं था जो इनसे मिलता नहीं था। और इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा कि ये सब चीजें होती रहती है, कभी आप उधर बैठते हो, कभी हम इधर बैठते हैं, परंतु एक साथ बैठ के एक कप चाय तो पी सकते हैं, ऐसी परिस्थिति तो बनाए रखो। इतनी कटुता तो मत पैदा करो जिस कटुता की वजह से एक दूसरे की तरफ आप निगाहें उठा के देख नहीं सकते। पर जब विचारधारा की बात होती थी, विचारधारा की जब बात होती थी तो मित्रता एक तरफ और पार्टी एक तरफ, वो उसके साथ समझौता कभी नहीं करते थे। वो तो मैंने भी अपने आंखों से देखा है। माधु सिंह जी, आपने तो अपने किताब का जो नाम था वो सही लिखा, क्योंकि वो वाकई में धरती पुत्र थे। गरीबों के लिए जो दर्द था वो उनके साथ कई दौरे हमने किए थे, और मैंने आंखों से देखा कि वो उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए कितना सोचते थे। वो अपना जो विकास करते थे वो हेड से, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, हेड से टेल तक नहीं शुरू होती थी। वो उनकी दृष्टि जो होती थी वो नीचे से शुरू होती थी। वो कोशिश यही करते थे जो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति जो है, उस आखिरी व्यक्ति तक मैं किस तरीके से सहज रूप से पहुंचा सकता हूं सरकार की बातें और उनको मदद कर सकता हूं, वो सोचने के लिए वो हम लोग सबको बाध्य करते थे। मुझे उन्होंने सिखाया कि पंक्ति के अंदर जो आखिर व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, अगर उसकी सेवा करो तो वो सच्ची सेवा है। अब मैं आपकी ये किताब में एक दफ़ा एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी इस बात को पूरी तरह से एक किस्म से बताता है। आपने ये जो तस्वीर लगाई है वो पेरिस की आईफिल टावर की है। वो जब पेरिस में गए थे तब उस समय छत के ऊपर से जब सुंदर शहर पेरिस को आपने लिखा है, को निहारते हुए उन्होंने अपने साथ आए हुए घरेलू स्टाफ की याद की। अब कहाँ उपराष्ट्रपति किस आईफिल टावर के ऊपर चढ़े हुए, सब लोग उनके साथ खड़े हुए, बाहर बाहर के लोग और बड़े बड़े लोग उनके साथ, परंतु उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने पहले किसको याद किया? इधर उधर देखकर बोले, सीताराम कहाँ है? पता चला कि अधिकारियों ने स्टाफ कर्मियों के लिए ये टावर देखने की व्यवस्था ही नहीं की, और वे सब होटल में ही हैं। वे कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से बोले, सही है, आप लोग तो पहले भी कभी यहाँ आए होंगे और फिर कभी भी यहाँ आओगे, उनको कब मौका मिलेगा? ये तो ठीक नहीं है। यहाँ से चलकर उनकी भी व्यवस्था करिए और सबको ये आईफिल टावर दिखाइए। मैं देखकर मुझे भी लगा कि जिस अंत्योदय की बात कर रहे हो, जो आखिरी व्यक्ति की अपन बात करते हैं, वो आपने इसमें भी दिया, हमने अपने आंखों से देखा, और मैं आप लोगों के सामने उनकी याददाश्त के रूप में रखना भी चाह रही हूँ। इसी कल्पना को उन्होंने मूर्त रूप दिया, ये फेमस जो अब हो गई है अंत्योदय योजना। इसमें आगे चल के केंद्र सरकार ने जो उनकी स्कीम्स थी, उस स्कीम्स के अंदर सबसे ऊंचाई के ऊपर सबसे टॉप अगर स्कीम कोई थी तो भैरव सिंह जी की स्कीम को सम्मिलित करा, उनको लेके उसको सम्मिलित करने का काम किया। मैं तो 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे बनने का अवसर मिला है, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। मैंने कोशिश की है कि प्रदेशवासियों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बनाया जाए। जैसे राज्यपाल जी ने कहा, सबने कहा, उसके लिए बड़ा साहस की जरूरत होती है। जब छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बुला के या व्यक्ति से बुला के पूछा जाए कि भैया कुछ है, आइडिया है, और जब कोई आइडिया देता है तो उसको सम्मिलित करना ये मुश्किल काम था, पर उनसे सीखा कि ये करना जरूरी है, क्योंकि हम ऊपर से जो स्कीम दे रहे हैं उसको चाहिए ही नहीं। उसके जो नीचे की स्कीम है, जो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, उसके बारे में यहाँ बैठ के हमें कोई जानकारी ही नहीं है। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, जब तक हम उससे नहीं पूछेंगे, जब